बीएससी पार्ट थर्ड के मेरे सभी स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू प्रॉब्लम दैट इज नोन एज पोटेंशियल स्टेप विभव सीढ़ी। क्वांटम मैकेनिक्स की एक प्रॉब्लम कहलाती है ये, जिसको अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। विभव सीढ़ी माने जैसे कि आपने देखा है कि एक कोई दीवार है और दीवार के इस तरफ ग्राउंड है और दीवार के उस तरफ एक इस तरीके की स्थान है। उस तरफ जाना है आपको। दो यानी दीवार क्या कर रही है कि इस वाले स्थान को और इस वाले स्थान को डिवाइड कर रही है, परिसीमन कर रही है, उसकी सीमा पर है। और दीवार की सपोज जैसे ये प्लेन है, देख पा रहे होंगे आप, और ये दीवार है ये वाली, ये इसकी जो हाइट है ये V0 है। V0 हाइट की दीवार है और V0 हाइट की दीवार पर एक पार्टिकल इस तरफ से यूँ आ रहा है। इस पार्टिकल को इस दीवार को क्रॉस करके इस क्षेत्र में आना है, तो इस पार्टिकल की जो एनर्जी है वो कुल टोटल एनर्जी कैपिटल E है, उसका मान यदि V0 इसकी जो हाइट है उससे कम है तो क्लासिकली आप कहेंगे कि ये इसको पार नहीं कर पाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में आप देखेंगे ये इसको पार कर सकता है, भले ही इसकी जो प्रायिकता है, जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो भले ही कम हो। इस चीज़ को श्रोडिंगर समीकरण की सहायता से एक एक कर कर अपन देखने जा रहे हैं। आइए प्लीज। आप देख पा रहे हैं कि ये एक दीवार है जिसकी हाइट क्या है V0 है, और एक क्षेत्र इसके इस तरफ है और एक क्षेत्र इसके यहाँ से लेके यहाँ तक है। एक कण है, ये m मास का, m द्रव्यमान का एक कण है जो कि इस तरफ गतिशील है। और दो स्थितियों में पढ़ने जा रहे हैं इसको। यदि कण की कुल ऊर्जा कैपिटल E का मान V0 यानी इसकी हाइट वाली जो ऊर्जा है उससे कम हो तो क्या कण इस तरफ जा पाएगा, इसको देखने चाह रहे हैं। नंबर 2 बाद में पढ़ेंगे कि अगर कण की ऊर्जा का मान ज़्यादा है, E का मान V0 से ज़्यादा है, तो कण इस तरफ निकल पूरा ही चला जाएगा अथवा इस तरफ भी कुछ रह जाएगा। प्रायिकता उसकी वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी इम्पोर्टेंट ये है यदि कण की कुल ऊर्जा E का मान V0 से कम हो तो कण इस तरफ पहुंच पाएगा अथवा नहीं। ये इसका मैथमेटिकल इक्वेशन है, यानी ये x अक्ष है, ये इसका x बराबर 0 है, ये क्षेत्र फर्स्ट क्षेत्र है और ये क्षेत्र क्या है, सेकंड है, इस तरफ वाला। तो Vx बराबर 0 यानी इस पूरे इलाके में जो आप देख रहे हैं ये V का मान क्या है, 0 है। ये V का मान क्या है, 0। x जैसे x का मान 0 से ज़्यादा होगा तो इसका ये देख रहे हैं आप, ये वाला मान कितना, यहाँ से यहाँ तक ये मान कितना है पूरा, ये V0 के बराबर है। क्लियर। अब सबसे पहले क्या लिखते हैं, m मास के द्रव्यमान के लिए एक श्रोडिंगर समीकरण लिखते हैं जो जाना पहचाना है, डेल टू साई 2 अपना h क्रॉस E माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। E क्या है याद दिला दूँ पुनः, कुल ऊर्जा है। V क्या है, कण की स्थितिज ऊर्जा है। क्लियर। अब इसको दो स्थितियों में पढ़ेंगे। पहली स्थिति पढ़ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। E जो कण की कुल ऊर्जा का मान दीवार की हाइट V0 से कम है, यानी E इज लेस देन V0। तो आप स्वाभाविक रूप से जान पा रहे होंगे जब कण की ऊर्जा का मान V0 से कम होगा तो कण इस दीवार को पार कर कर उस तरफ नहीं जा पाएगा क्लासिकल के हिसाब से। क्वांटम में अपन देखना चाह रहे हैं क्या रिजल्ट आएगा। क्लियर। तो उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो समीकरण नंबर 2 जो आप देख पा रहे हैं आप, ये सामान्य समीकरण हो गया। समीकरण 1 जो है, अब जब E का मान कम है, V0 का ज़्यादा है, तो अपना मन क्या रहेगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लें अपन, क्योंकि V0 ज़्यादा है तो अपन V0 को पहले लिखते हैं, E को बाद में, अंतर कुछ नहीं पड़ेगा, माइनस आपने क्या ले लिया बाहर। क्लियर। अब समीकरण नंबर 2 को अपन x लेस देन 0 क्षेत्र के लिए लिख रहे हैं। पहले इस क्षेत्र के लिए x लेस देन ये वाला क्षेत्र के लिए, तो इस क्षेत्र में क्या है, V0 का मान 0 है, तो आपने V0 का मान यहाँ 0 रख दोगे। V0 का मान 0 रखोगे आप जैसे ही यहाँ पर,
तो क्या मिलेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वापस 2i MEHS, ये साई फर्स्ट ये समीकरण नंबर 3 आ गया। अब इसको, ये जो राशि है इसको मान लेते हैं k स्क्वायर। क्लियर, k स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 2MEH² का रूट। ये समीकरण नंबर क्या है, 5। ये जो समीकरण नंबर 4 है, ये है फर्स्ट क्षेत्र की कण के लिए क्या बनेगी, श्रोडिंगर की समीकरण। सॉरी। अब दूसरे क्षेत्र पर आ रहे हैं। जब x का मान, यानी इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इस वाले क्षेत्र के लिए, इस वाले क्षेत्र में क्या है, v बराबर v0 है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ क्या रहेगा, v बराबर v0 ही रहेगा। अब 0 हो गया था, अब क्या है, v0 ही रहेगा यहाँ पर। ये तो ये समीकरण नंबर 2 ऐसा सच रहेगी। ये समीकरण नंबर ये आ गया। अब ये जो राशि है इसको अल्फा स्क्वायर मान लेते हैं, यानी माइनस अल्फा स्क्वायर। उससे को डिफरेंट मानेंगे क्योंकि वो वहाँ ई था, यहाँ v0 माइनस ई है। तो जब राशि डिफरेंट होगी तो उसका मानना भी, क्या जो अक्षर होगा वो डिफरेंट लेंगे। अल्फा मान लिया, ये माना अल्फा स्क्वायर है। और एक में लिखा d2 साई अपॉन साई सेकंड हो गया ये। और यानी माने सेकंड क्षेत्र में जो अवस्था फलन का मान क्या है, तरंग फलन का मान साई सेकंड है। तो ये लिख दिया इस समीकरण। अल्फा का मान क्या है, 2m v0 माइनस e अपॉन h²। अल्फा बराबर ये। ऐसे ही जब ये वाला समीकरण पढ़ रहे थे डेल टू साई, तो ये वाला समीकरण क्या हो गया, d2 साई फर्स्ट अपॉन dx² प्लस k² साई फर्स्ट बराबर 0। क्लियर, ये समीकरण हो गया। अब समीकरण 5 का जो हल है, यानी समीकरण 5 ये जो है, यानी ये समीकरण 4, ये वाला या ये वाला, इसका जो हल होगा, आप जानते हो कि गणितीय समीकरण के हिसाब से इसका जो हल होगा वो क्या आएगा, e की पावर आइटा की x और माइनस आइटा, दोनों पता है ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। सामान्य समीकरण होता है ये। इस प्रकार समीकरण नंबर 6 ये जो है, ये यहाँ चिन्ह माइनस है, ध्यान रखना आप। इसका जो आप हल निकालोगे तो गणित में किताब चलती है सेकेंड ईयर में पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो उसमें से अगर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो अगर माइनस का चिन्ह होता है तो क्या आता है, आइटा नहीं आएगा यहाँ पर, और अल्फा आएगा, अल्फा एक्स, और ये माइनस अल्फा एक्स। सी और डी क्या है इसके लिए, कांस्टेंट। अब चूंकि इसमें जो आप देख पा रहे हैं वो ये है कि कण जब जाएगा, यानी साई सेकंड, इस क्षेत्र की बात हो रही है, तो कण इस क्षेत्र में चूंकि का मान बहुत कम है v0 से, तो आगे बढ़ने के चांस कम है, लौटने की चांस है इसमें। सेकंड क्षेत्र में चूंकि कण की ऊर्जा का मान बहुत कम है, तो इसको पार करके इस तरफ आगे बढ़ने की प्रायिकता कम है, और लौटने की, जो भी आगे बढ़ने की तो नहीं है, जो भी कुछ होगा वो लौटने की अगर माने, या चरघातांकी रूप से कम माने इसको आगे बढ़ने के तरीके को, तो इसमें से जो सी वाला पद है इसको हटा देंगे। कौन सा पद रहेगा, केवल डी माइनस अल्फा एक्स। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पहली चीज़ आप सीख पा रहे हो। यानी सेकंड क्षेत्र में इन दोनों पदों में से आपको पहला वाला पद नहीं रखना है, क्योंकि कण की ऊर्जा बहुत कम है v0 की तुलना में, इसलिए सेकंड क्षेत्र में कण नहीं पाया जाएगा। और पाया जाएगा तो कौन सा होगा, ये वाला पद होगा इसमें, जिसमें कि कण दूरी के साथ चरघातांकी रूप से पाया जाएगा, और प्रायिकता उसकी क्या हो जाएगी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। तो ये वाला पद गायब कर दिया, और कौन सा रह गया, ये वाला, ये समीकरण। अब समीकरण नंबर 8 और समीकरण नंबर 9, ये स्टेप नंबर अपना पहला चरण पूरा हुआ। पहला काम क्या होता है, श्रोडिंगर समीकरण लिखना। फिर क्या होता है, स्थिति के अनुसार उनको सरल करना, जैसे समीकरण 8 और 9 तक आ गए। फिर क्या होता है, बाउंड्री कंडीशंस को इम्पोज करना, लगाना। जैसे बाउंड्री कंडीशन क्या है, इसके लिए क्या बाउंड्री कंडीशन है, आप देख रहे हो कि x बराबर 0 पर साई फर्स्ट बराबर क्या होगा, साई सेकंड। यानी इस क्षेत्र का तरंग फलन और इस क्षेत्र का, इस बाउंड्री पर दोनों सतत होगा, बराबर होगा, यानी साई फर्स्ट बराबर साई सेकंड। और इसी दीवार पर x बराबर 0 पर इस साई फर्स्ट का प्रथम अवकलन और इसका प्रथम अवकलन, दोनों मान क्या होंगे, बराबर। दोनों मान क्या आएंगे, बराबर। ये इनकी कहलाती है बाउंड्री कंडीशंस। ये दोनों चीज़ देख पा रहे हैं आप, ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस है। अब बाउंड्री कंडीशंस लगाने जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो कि ये इन दोनों को आपको बराबर लिखना है, साई फर्स्ट बराबर साई सेकंड,
और x का मान क्या रखना है 0, x बराबर 0 पर। तो यहाँ 0 रख दोगे, तो यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ भी 0, तो क्या बचेगा a प्लस बी बराबर डी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसे ही आपने 0 0 रखा, a प्लस बी बराबर क्या आ गया डी आर। अब क्या करेंगे इसका ये वाला अवकलन करेंगे। ये अवकलन करोगे तो क्या आएगा, लगे हाथ में दोनों काम करने हैं। आइटा के बाहर आ गया और आपने क्या रख दिया x की जगह 0, इसमें से माइनस आइटा के बाहर आ जाएगा गुणा में b, तो ये 0। इसमें देखोगे तो माइनस अल्फा बाहर आ गया, d की पावर 0 रख दिया आपने, ये आ गया। क्लियर। अब इस तरीके से जो आप चीज़ देख पा रहे हैं यहाँ पर, वो ये समीकरण आपके पास आ गया और ये e की पावर वाला पर 0 1 होते हैं, ये हट जाएंगे, आइटा के कॉमन आ गया a माइनस बी बराबर है। अब समीकरण नंबर आपके पास 2 हैं, कौन कौन से, समीकरण नंबर 10 और समीकरण नंबर ये जो आया है 11। इन दोनों को आप सरल करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी इन दोनों से a b का मान निकालेंगे। तो क्या आएगा a प्लस बी बराबर डी, a माइनस बी बराबर आइटा अल्फा अपॉन के डी। अब इनसे ए और बी का जब दोनों को जोड़ दोगे तो 2a बचेगा, b से भी कट जाएगा और इसमें से 1 प्लस ए कॉमन आ जाएगा। डी का मान निकालोगे तो ये आ गया, कि एलसीएम ले लिया, कि यहाँ आ गया, कि का गुणा हो गया ये। अब इन दोनों को अभी तो आपने जोड़ा, अब आप दोनों घटा दोगे तो a से कट जाएगा, 2 भी बचेगा और 1 माइनस आइटा अल्फा अपॉन के आ जाएगा और फिर इन दोनों को भाग लगा दो 2b अपॉन 2a। जब भाग लगाओगे आप 2b अपॉन 2a का तो भाग लग गया, ये दोनों तरफ का 2 से 2 कट गया, d से d कट गया, b अपॉन a के एलसीएम ले लिया आपने यहाँ पर और k माइनस आइटा अल्फा, k प्लस आइटा अल्फा, और इस तरीके से b का मान का गुणा आपने यहाँ पर कर दिया, b बराबर a। तो b का मान आ गया आपके पास, d का मान आ गया। ये b और d के मान, ये जो मान आया है कौन सा, b का, ये जो आया है अभी आपके पास b का, इस b के मान को अपन कहाँ रखने जा रहे हैं, यहाँ पर इस जगह, और जो d का आया है ये वाला, इसे कहाँ रखने जा रहे हैं, यहाँ पर। क्लियर। तो ये मान जैसे आप रखोगे तो आपको क्या चीज़ दिखेगी कि ये मान यहाँ रख दिया और d वाला मान कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। तो ये क्या आ गया आपके पास कि तरंग फलन के मान आ गए बाउंड्री के लेफ्ट और बाउंड्री के राइट। अब ये काफ़ी बड़ी एक मतलब सॉल्यूशन रहता है, तो यहाँ तक आप कर लेंगे। कल आपको पढ़ाएंगे इसकी और आगे की चीज़ें कि परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ तक आप आज तैयार करके रखें। थैंक यू।